अच्छा, तो आज हमने स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर द कार्बोहाइड्रेट। ऑलमोस्ट आपको 90 टू 100 ग्राम रोजाना लेने चाहिए कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट मील के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज। स्टार्च आती है आपको प्लांट रीजन से, सुक्रोज आपको फ्रूट और जूसेस से मिलती है, और लैक्टोज आपको मिल्क से मिलती है। ठीक है, सलाइवरी माइलेज थोड़ी सी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो फूड को जो है बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, और टीथ में भी इसमें ग्राइंडिंग का के ज़रिए उसको बोलस के फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी माइलेज। फिर ये डाइट आती है स्टमक के अंदर। जो सलाइवरी माइलेज होता है वो स्टमक के अंदर आके डी नेचर हो जाता है। ठीक है, स्लेवरी माइलेज जो है वो डीनेचर हो जाता है। हाँ, फिर आपकी डाइट आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि सिक्रीशन आती है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। जो एसिड आ रहा होता है स्टमक के अंदर, उसको बाइकार्बोनेट जो कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा ये जो पैंक्रियाटिक माइलेज आ रहा होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, ये सारी स्टार्च को माल्टोज, एसोमाल्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपके पास आप सिर्फ डाइसैकेराइड रह जाते हैं, माल्टोज, एसोमाल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर सेल्स जो है वो डाइसैकेराइडेजेस रिलीज करते हैं। वो डाइसैकेराइडेजेस कौन कौन से हैं? माल्टेज, एसोमाल्टेज, सक्रेज एंड लैक्टेज। तो ये क्या करते हैं, जितने भी ये डाइसैकेराइड हैं उनको वो ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसोमाल्टोज भी 2 ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा, सुक्रोज 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज के अंदर, और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गलैक्टोज के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपके मोनोसैकेराइड आते हैं, इनकी 3 तरह से एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक तो सिंपल डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं, जिसमें GLUT5 मेजरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फ्रक्टोज को ऑब्जर्व करता है आपके इंटेस्टाइन के सेल के अंदर। और तीसरा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर है। यानी कि सोडियम जाता है अपने साथ, ग्लूकोज भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, यानी कि अगर अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्लूकोज की मूवमेंट के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, वो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप से आती है। ठीक है, तो ये आप अब्जॉर्प्शन हो गई है, फिर उनकी ट्रांसपोर्ट होगी अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन के जरिए डेस्टिनेशन पे, और वहाँ पे इनकी अब्जॉर्प्शन होगी वेरियस ग्लूट ट्रांसपोर्टर के जरिए। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या अब्जॉर्प्शन कैसे होती है ग्लूट ट्रांसपोर्टर के जरिए। तो ये जो ब्लड में आ जाता है, तो जो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट का जो ग्राफ होता है वो डिफरेंट होता है। जो मोस्टली 45 टू 50-60 मिनट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एट मैक्सिमम पी की होती है। 45 मिनट्स के ऊपर ये मैक्सिमम पी के ऊपर होती है, और अराउंड 1.5 आवर के अंदर कंप्लीटली ये डाइजेस्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो डायबिटिक के अंदर ये ग्राफ हमेशा जो है वो ज़्यादा रहता है, वरना ये 5 मिलीमोल यानी कि 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड रहता है। लेकिन डायबिटिक में ये हमेशा ऊपर रहता है। इसको हम ट्रांजिएंट हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ये अब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की। ठीक है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, लैक्टोज में ग्लूकोज और गलैक्टोज की अब्जॉर्प्शन होती है। और इस तरह ये GLUT1 जो है ये ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन के चैनल है, ट्रांसपोर्ट के चैनल है। GLUT1 जो है मेनली ये रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। इसकी कुछ कंसंट्रेशन ब्लड ब्रेन बैरियर, किडनी, प्लेसेंटा और टेस्टिस के अंदर यूज होती है। ठीक है, और इसकी KM वैल्यू बहुत कम होती है। इसका मतलब है ग्लूकोज की कम कंसंट्रेशन है तब भी इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। GLUT2 जो है वो लिवर के अंदर
और बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज के अंदर होता है। और इसकी केएम वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, 15 के राउंड होती है। और ये तब वर्क करता है जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये किडनी, पैंक्रियाटिक सेल्स, सरोसल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर भी इसकी थोड़ी सी कंसनट्रेशन यूज होती है। GLUT3 मेनली ये ब्रेन के अंदर होता है और उसकी केएम वैल्यू बहुत ही कम होती है और ये ब्रेन के अंदर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। GLUT4 जो है ये एडिपोज टिश्यू, स्केलेटन मसल और हार्ट मसल को ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। इसकी केएम वैल्यू भी थोड़ी हाई होती है, के 5 के राउंड होती है। GLUT5 इंटेस्टाइनल एपिथेलियल के अंदर होता है और फ्रक्टोज की एब्जॉर्प्शन करता है और स्पर्मेटोजोआ में ये होता है। ये जो आपका GLUT4 है ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि जब ग्लूकोज हाई आता है तो इंसुलिन क्या करता है, इधर आके लगता है, ठीक है। अंदर होते हैं ग्लूकोज GLUT4 के रिसेप्टर, वो इधर मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं और ग्लूकोज की फिर ट्रांसपोर्ट का सिलसिला शुरू होता है। तो हम GLUT4 को ग्लूकोज इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, यानी कि इंसुलिन होगा तो फिर ये वर्क करेगा, ठीक है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केएम वैल्यू क्या होती है और किस तरह अपटेक होती है। ये जो GLUT2 है, ये जब ग्लूकोज का लेवल हाई होता है लिवर के अंदर तो ग्लूकोज अंदर दाखिल होती है, वहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है और एटीपी बहुत ज़्यादा बनती है। ये एटीपी फिर इंसुलिन की सिंथेसिस में यूज होती है और इंसुलिन सिंथेसाइज होती है इससे। इसको हम कहते हैं कि जो इंसुलिन को सिंथेसाइज करने वाला जो चैनल है वो GLUT2 है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, द लाइसिस ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूसिंग 8 ATP इन केस ऑफ एरोबिक प्रोसेस एंड 2 ATPs इन केस ऑफ एनरोबिक प्रोसेस। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड द सेल, मैंने ट्रांसपोर्टर आपको बताया। फिर ग्लूकोज के ऊपर ये ग्लूकोज जब न्यूट्रल फॉर्म में होता है ये सेल के अंदर और बाहर आ सकता है, ये सेल के अंदर और बाहर जा सकता है। फिर इसके ऊपर हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम एक्ट करता है एटीपी की मौजूदगी में, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। असल में ये होता क्या है, ये एटीपी से फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है, 6 कार्बन के ऊपर आके लग जाता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। हेक्सोकाइनेज सारे सेल के अंदर होता है, ग्लूकोकाइनेज सिर्फ लीवर के अंदर मौजूद होता है। और लीवर के जो एंजाइम है वो मोस्टली इंसुलिन और ग्लूकागॉन से रेगुलेट होते हैं। इंसुलिन मोस्टली डीफॉस्फोरिलेशन करता है एंजाइम की और वो एक्टिव हो जाते हैं, जो कैटाबोलिक एंजाइम होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। और ग्लूकागॉन इसकी फास्फोरिलेशन कर देगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ लीवर के अंदर होगा। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर एसोमरेज एंजाइम बनता है, तो ये अल्डोजिक शुगर कीटोनिक शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके ऊपर क्या एंजाइम एक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्ट करता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ठीक है। ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल से एक्टिव होता है लाइक एएमपी से ये एक्टिव हो जाएगा और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी और सिट्रेट इसके एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आके लगेंगे और इसको इनएक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी एक्टिवेशन होती है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से, जो कि प्रोड्यूस होता है सिर्फ लिवर के अंदर। जब ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है हाई एनर्जी की वजह से, एटीपी और सिट्रेट की वजह से, तो फिर लिवर के अंदर क्या होता है कि एक और एंजाइम होता है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, वो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनता है। ये तो 1,6 बिसफॉस्फेट है, वो 2,6 बिसफॉस्फेट है, वो फिर ये अगर इनहिबिट हुआ है फिर उसको एक्टिवेट कर देता है। ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर फिर एल्डोलेज ए एंजाइम एक्ट करता है, तो इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में जा सकता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में। बहरहाल मोस्टली ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये आइसोमरेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में चेंज हो जाता है। तो पहले इसका एक मॉलिक्यूल था, अब इसके 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में
तो जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा और एक फास्फेट ग्रुप फर्स्ट कार्बन के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक NADH का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इससे 3 ATPs बनेंगे। क्योंकि ये 2 दफा प्रोसेस हो रहा है तो इसमें 6 ATP बनेंगे। अब जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर बना है, उसके ऊपर जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, वो अपना फास्फेट ग्रुप ADP को देता है, वो ATP में चेंज हो जाता है फास्फोग्लाइसरेट काइनेज की मौजूदगी में, फास्फोग्लाइसरेट काइनेज की मौजूदगी में। तो ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है जहाँ पे हाई एनर्जी सबस्ट्रेट ये 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वन ऑफ द थर्ड यानी कि फर्स्ट रिएक्शन है 3 रिएक्शन में से जो सबस्ट्रेट से एनर्जी जनरेट करते हैं। तो आपके पास जब ये फास्फेट ग्रुप उतर जाएगा तो फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट बनेगा। ठीक है, फिर ये 3 फास्फोग्लाइसरेट के ऊपर म्यूटेज एंजाइम ऐड करेगा, तो फास्फेट ग्रुप की पोजीशन 3 से 2 के कार्बन के ऊपर आ जाएगी। फिर इसके ऊपर इनोलेज एंजाइम ऐड करेगा, वाटर की रिमूवल होगा और फास्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। और फास्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर पायरुवेट काइनेज एंजाइम, क्योंकि फास्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर जो इनोल कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा होता है दे आर हाईली अनस्टेबल। जब वो फास्फेट ग्रुप ATP की फास्फोरिलेशन में चेंज यूज होता है और वो ATP में यूज होता है। दिस इज द सेकंड रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। ये सेकंड रिएक्शन है, ये भी ये इरिवर्सिबल है, गलती से ये रिवर्सिबल लिखा गया है। तो पहला, तीसरा और 10वां रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के जो हैं वो इरिवर्सिबल है, बकाया सारे रिवर्सिबल हैं। तो फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया, तो इसमें भी आपके पास 2 ATP आएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 पायरुवेट बन रहे हैं। ठीक है, आगे पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो एसिटाइल कोए के अंदर चेंज होकर क्रेब्स साइकिल से आपको 12 ATPs देता है। ठीक है, यहाँ पायरुवेट अगर लैक्टेट में चेंज हो सकता है अगर ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, यूजिंग NADH जो कि यहाँ से ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। इसलिए NADH से एनर्जी नहीं बनती अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो पायरुवेट है वो लैक्टेट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी से हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, ATPase पंप वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से जो बाइकनकेव शेप है रेड ब्लड सेल की वो मेंटेन नहीं रहती। जब वो मेंटेन नहीं रहेगी वो कैपिलरीज के अंदर स्क्वीज नहीं करेगा और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन्स के अंदर। इसके अलावा 2,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट का लेवल हाई हो जाएगा। ये वाला साइकिल रेपोफोर्ट लोबरिंग साइकिल ज्यादा हो जाएगा। 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट 2,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट में ज्यादा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि पायरुवेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा, फास्फोइनोल पायरुवेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा, इससे 2 फास्फोग्लाइसरेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा, फिर इससे 3 फास्फोग्लाइसरेट का लेवल हो जाएगा, तो उससे 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट का लेवल ज्यादा हो जाएगा और फिर 2,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट ज्यादा बनेगा। ये बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ लग जाएगा और उसकी फिनिटी कम कर देगा ऑक्सीजन के साथ और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हाइंस पार्टी भी जो है वो नो हाइंस पार्टी जो है ना, ये भी इसकी वजह है। इसके अलावा ये रेगुलेशन है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये हेक्सोकाइनेज को जो है ब्लॉक कर देता है जब ग्लूकोज 6 फास्फेट का लेवल ज़्यादा होता है और ग्लूकोज इसको एक्टिवेट कर देता है। जबकि जो ग्लूकोकाइनेज है वो रेगुलेट होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट उसको ब्लॉक करता है उसका हाई लेवल और ग्लूकोज इसको एक्टिवेट करता है। इसमें ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन का रोल आ जाता है, उसको हम डिटेल में एक लेक्चर में किया था। अब है पायरुवेट किस तरह एसिटाइल कोए के अंदर चेंज होता है। तो पायरुवेट के अंदर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस होता है तो एसिटाइल कोए बनता है। ये एसिटाइल कोए ग्रैब साइकिल में जाके यूटिलाइज होता है तो
उससे 12 ATPs बनते हैं। ये जो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है ये सिंपल एंजाइम नहीं है, ये 3 एंजाइम का कम्प्लेक्स है। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, डाइहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज और डाइहाइड्रोलिपाइल डिहाइड्रोजनेज, ये 3 एंजाइम का कम्प्लेक्स है और तीनों एंजाइम को फंक्शन करने के लिए 5 को फैक्टर चाहिए। मसलन डिकार्बोक्सिलेज को फंक्शन करने के लिए थायमीन पैरोफॉस्फेट चाहिए, जो आपका है दूसरा ट्रांस एसिटाइलेज, उसको फंक्शन करने के लिए लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए चाहिए, और जो आपका डिहाइड्रोजनेज है उसको फंक्शन करने के लिए एफएडी और एनएडी चाहिए। थायमीन पैरोफॉस्फेट थायमीन B1 से ऑब्टेन करते हैं, लिपोइक एसिड जनरल पार्टी सर्कुलेशन में होता है, कोएंजाइम ए पेंटोथेनिक एसिड B5 से ऑब्टेन करते हैं, एफएडी राइबोफ्लेविन से ऑब्टेन करते हैं और एनएडी नियासिन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो हाई अल्कोहल लेते हैं तो उसके अंदर ये एंजाइम कम फंक्शन करता है। तो ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है ये पायरुवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करता है, और इसको जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है इसको ब्लॉक कर देते हैं और लो एनर्जी मॉलिक्यूल इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये आप देखें, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है एटीपी, एसिटाइल कोए, एनएडीएच, ये क्या करेंगे, ये किसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोटीन काइनेज को, और ये फास्फोरिलेशन कर देगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स की और ये इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन लो एनर्जी मॉलिक्यूल कोएंजाइम ए पायरुवेट एनएडी, ये क्या करेंगे, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। कैसे, ये कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करेंगे और कैल्शियम आयन फास्फो प्रोटीन फास्फेटेज को एक्टिवेट करेगा, वो ये जो फास्फेट ग्रुप लगा है ये रिमूव कर देगा। ये रिएक्शन हो रही है सीक्वेंस आई, ये पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करेगा थायमीन पैरोफॉस्फेट की मौजूदगी में, फिर लिपोइक एसिड और एसिटाइल कोए की मौजूदगी में डाइहाइड्रोलिपाइल ट्रांस एसिटाइलेज वर्क करेगा और एसिटाइल कोए बनेगा और इससे रिड्यूस फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड बनेगी। ये अपने इलेक्ट्रॉन पहले एफएडी को देगी डिहाइड्रोजनेज की मौजूदगी में, फिर एनएडी को देगी और एनएडीएच बनेगा आपके पास। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये जो आपका एसिटाइल कोई है ये एक्सालो एसीटेट से कंडेंसेशन इसकी होगी और सिट्रेट बनेगा। ठीक है, और फिर ये सिट्रेट के ऊपर एकोनाइटिस एंजाइम एक्ट करेगा तो ये एसोसिट्रेट बनेगा। ठीक है, एसोसिट्रेट का मतलब क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है बस इधर, तो ये सिट्रेट एसोसिट्रेट में चेंज हो जाएगा। एसोसिट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ टू एंजाइम, ये दो कर रहा होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर रहा होता है, दूसरा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, वो एनएडी को मिल रहे होते हैं, वो एनएडीएच में चेंज हो रहा होता है और ये आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन रहा होता है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट के ऊपर, अच्छा इसमें एक मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग भी है। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होती है, ये जो लिपोइक एसिड है, तब अगर आर्सेनिक है तो ये लिपोइक एसिड को डाइहाइड्रोलिपाइल ट्रांसएसिटाइलेज को के साथ लगने नहीं देगा, बल्कि जहाँ पे भी लिपोइक एसिड एज ए कोफैक्टर यूज हो रहा है वहां पे ये इसको फंक्शन नहीं करेगा, करने देगा, जिसकी वजह से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स फंक्शन करना बंद कर देगा और डेथ हो जाती है। इसी तरह ये अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज के अंदर भी जो है लिपोइक एसिड होता है उसको साथ लगने नहीं देता और उसकी वजह से वो फंक्शन नहीं करता। ठीक है, ये आपके पास है अल्फा कीटोग्लूटरेट, इसके ऊपर अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स वर्क करता है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर रिमूव होता है, दूसरा ये कोई ए को लगा देता है ट्रांस एसिटाइलेज इधर, और यहाँ से फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, वो एनएडी को मिलते हैं, वो एनएडीएच में चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स है, इट इज ए कम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइम। ठीक है, इसमें भी डिकार्बोक्सिलेज है, ट्रांस एसिटाइलेज है और डिहाइड्रोजनेज है। तो ये भी वही काम करता है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स करता है, ये एनएडीएच प्रोड्यूस करता है और कोएंजाइम ए को जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो जाता है तो इसके साथ लगा के
सक्सिनाइल कोए प्रोड्यूस करता है। सक्सिनाइल कोए के ऊपर ये जो थायोएस्टर बांड लगा होता है, ये हाई एनर्जी होता है। जब ये टूटता है थायो काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, सबस्ट्रेट से एनर्जी बनती है। ये सबस्ट्रेट, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट ने अपनी एनर्जी जीडीपी को दी, वो जीटीपी में चेंज हो गया, ठीक है। और ये थर्ड रिएक्शन है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन का। पहला हमने पढ़ा था जब 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट 3 फास्फोग्लाइसरेट में चेंज होता है। दूसरा हमने पढ़ा था जब फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट के अंदर चेंज होता है। और तीसरा ये है जब सक्सिनेट को सक्सिनेट के अंदर चेंज हो रहा है। सक्सिनेट के ऊपर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट भी है, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्यूमारेट में चेंज होता है। यहाँ से ये जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये एफ को मिलेंगे और ये FADH2 में चेंज हो जाएगा। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, ये एक्सालो एसीटेट से इनहिबिट होता है अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाए। अब ये जो फ्यूमारेट है, इसमें वाटर की एडिशन होती है, फ्यूमारेज एंजाइम की मौजूदगी में वो मैलेट में चेंज होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाता है, ठीक है, CHOH, और हाइड्रोजन इधर लग जाता है, ये CH2 में चेंज हो जाता है। तो ये मैलेट है। मैलेट ये जो फ्यूमारेट है, ये प्यूरिन की सिंथेसिस में भी प्रोड्यूस होता है, यूरिया साइकिल में भी प्रोड्यूस होता है, और माइनर एसिड फिनाइलएलानिन और टायरोसिन से भी बनता है। अब ये मैलेट है, इसके ऊपर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऐड करता है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये NAD को मिलते हैं, ये NADH में चेंज होता है। तो ओवरऑल 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं, एक FADH2 प्रोड्यूस होता है और एक GTP प्रोड्यूस होता है। तो 3 NADH से 9 ATP आएंगे, एक FADH2 से 2 ATP आएंगे और एक GTP से 1 ATP। तो 12 ATP प्रोड्यूस होंगे एक एसिटाइल को से। ये देखें 3 NADH 9 ATP, एक FADH2 2 ATP, और ये एक GTP बनेगा जो कि एक ATP के ऊपर के इक्वल होता है। तो 12 ATP एक से बनेंगे। अब इसकी रेगुलेशन है, जो आपका सिट्रेट सिंथेज है, ये इसको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP NADH सक्सिनाइल को फैटी एसिड को इसको इनहिबिट करते हैं, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल ADP इसको एक्टिवेट करता है। इसी तरह हाई एनर्जी मॉलिक्यूल NADH और ATP एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को NADH और ATP इसको एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करेंगे, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल ADP इसको एक्टिवेट करेगा। इसी तरह आपके पास अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये इसको हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP GTP NADH सक्सिनाइल को इनहिबिट करेंगे, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 12 ATPs आ जाएंगे इसके एक्शन से, ठीक है। तो ये 12 ATPs आगे जाके यूटिलाइज होंगे। अब अमाइनो एसिड हैं, ये भी क्रैब साइकिल में, इसको क्रैब साइकिल को हम 3 नाम देते हैं, बल्कि 4 नाम देते हैं। क्रैब साइकिल कहते हैं, ट्राइकार्बोजाइलिक एसिड साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, और एम्फीमोलिक पाथवे भी कहते हैं। एम्फीमोलिक पाथवे क्यों कहते हैं? इसमें सिंथेटिक और कैटाबोलिक रिएक्शन साथ साथ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ये सक्सिनाइल कोए के अंदर चेंज भी हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन, हिस्टाडीन, प्रोलिन, अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये एसिटो एसीटेट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान, ये पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहे हैं। इसी तरह स्पायरजिन, अस्पार्टिक एसिड, ये एक्सालो एसीटेट के अंदर चेंज हो रहे हैं। फ्यूमारेट कैसे बन रहा होता है? फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ये फ्यूमारेट यूरिया साइकिल में भी प्रोड्यूस होता है, और प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में भी ये प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आपके 24 घंटे की स्टारवेशन है, तो फिर ग्लाइकोजन के रिजर्व खत्म होंगे, उसके बाद आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगी, यानी कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। वो कौन कौन से हैं? वो आपका है लैक्टिक एसिड है, ग्लाइसरोल है, प्रोपोनाइल को है, ठीक है, लैक्टेट है, ये सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। उनसे जो बनती है 90% जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो लिवर के अंदर होती है, और 10% जो है वो
किडनी के अंदर होती है। लेकिन जब लॉन्ग एक हफ्ते से स्टारवेशन कंडीशन ज़्यादा हो गई है तो फिर किडनी मेजर जो है ऑर्गन बन जाता है ग्लूकोनियोजेंसिस में। इसमें आपने 3 रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस के रिवर्स करने हैं तो ग्लूकोज बन जाएगा। एक है पायरुवेट का फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होना। तो पायरुवेट पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ऑक्सालो एसीटेट में चेंज होता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में। फिर ये ऑक्सालो एसीटेट मैलेट में चेंज होता है, मैलेट बाहर आता है, मैलेट दोबारा ऑक्सालो एसीटेट में चेंज होता है और उसके ऊपर फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज वर्क करता है तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते जाएंगे। यहाँ पे फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेटेज एंजाइम ऐड करता है तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट के ऊपर आइसोमरेज एंजाइम ऐड करता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम ऐड करता है तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो ये आपके सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि जब ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है फिर ग्लूकोनियोजेंसिस नहीं होती, जब ग्लूकोनियोजेंसिस हो रही होती है फिर ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेंसिस के हार्मोन को डीएक्टिवेट कर देता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। लेकिन ये फिर ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को एक्टिव कर देगा। वो कौन सा है, वो है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। तो ये मैं आपको हार्मोनल रेगुलेशन बता चुका हूँ कि ग्लूकागॉन की मौजूदगी में जो ग्लूकोनियोजेंसिस बढ़ जाएगी, यानी कि पेप कार्बोक्सीकाइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लूकोनियोजेंसिस का अमल तेज हो जाएगा। इसके अलावा एसिटाइल कोई जो एसिटाइल कोई है ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेट का ऑब्लिगेट एक्टिवेटर है, यानी कि जब ये फैटी स्टार्विंग कंडीशन होती है तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, फिर एसिटाइल कोई का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ये एक्टिव हो जाता है और पायरुवेट से फिर ऑक्सालो एसीटेट बनता है और ऑक्सालो एसीटेट से फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है जो कि ग्लूकोज के बनाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये है आपकी ग्लूकोनियोजेंसिस। तो आगे हमारे पास एक छोटा सा साइकिल है जिसको हम कोरी साइकिल कहते हैं। कोरी साइकिल में क्या होता है कि जो लैक्टेट मार रहा होता है मसल्स के अंदर, पहले मसल में ग्लाइकोलिसिस होती है, उससे पायरुवेट बनता है, एनर्जी भी बनती है। तो अगर मसल में एनर्जी कम है तो पायरुवेट लैक्टेट में चेंज होता है, लैक्टेट ब्लड में आता है और लैक्टेट फिर लिवर में आता है और लिवर में लैक्टेट जो है ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कोरी साइकिल कहते हैं, लैक्टेट किस तरह ग्लूकोज के अंदर चेंज हो रहा होता है। इसके अलावा कोरी साइकिल में एलानिन भी है कि पायरुवेट मसल्स के अंदर एलानिन में कन्वर्ट होती है, एलानिन ब्लड में आता है, एलानिन फिर लिवर में आके ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये कोरी साइकिल है। ये अल्कोहल मेटाबॉलिज्म है, ये आपने करनी तो नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं। इसके ऊपर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है तो फिर इससे एसीटेट बनते हैं। ठीक है, और इस तरह एनर्जी बनती है। तो इस एक अल्कोहल से ऑलमोस्ट 7 ATP बनते हैं आपके पास। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको समझा देते हैं। इसके ऊपर फ्रक्टोकाइनेज वर्क करता है, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनता है। इसके ऊपर एल्डोलेज भी काम करता है। एल्डोलेज ए कहाँ पे काम करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर। एल्डोलेज बी कहाँ पे करता है, ये फ्रक्टोज 1 फास्फेट के ऊपर जो कि फ्रक्टोकाइनेज की एक्शन से बनता है। तो इसमें आपके पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है और ग्लाइसरॉल्डिहाइड बनता है। ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड की फिर काइनेज की मौजूदगी में फास्फो रिलेशन होती है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये ग्लाइकोलिसिस में भी यूज होते हैं, ग्लाइकोजेंसिस में भी यूज होते हैं और ग्लूकोनियोजेंसिस में भी यूज होते हैं। तो अगर फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है तो ये तो इसका तो पता ही नहीं चलता कि डेफिशिएंसी है कि नहीं। लेकिन अगर एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी है तो फिर फ्रक्टोज 1 फास्फेट का लेवल जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से लेथार्जी, वोमिटिंग, लिवर डैमेज, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया और रिनल प्रोक्सिमल ट्यूबुलर डिफेक्ट्स आते हैं। ये आपके पास ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या है, ग्लैक्टोकाइनेज की मौजूदगी में ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बनता है
और ग्लैक्टोज 1 फास्फेट के ऊपर ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है। इसमें ये आपका यूडीपी ग्लूकोज यूज होता है, तो ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट एसोमरेज एंजाइम एपिमरेज या म्यूटेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है और ग्लाइकोलिसिस में वो कंज्यूम होता है। तो इसमें भी आपका अगर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इसमें आपको डायरिया, ब्लोटिंग और क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। तो अगर ग्लैक्टोकाइनेज 1 की डेफिशिएंसी है, यानी कि ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी है, तो ग्लैक्टोसेमिया हो जाएगा, जिसमें ग्लैक्टोज का लेवल बढ़ जाएगा और कैटरेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी है, तो ये सीवियर कंडीशन होती है जिसमें कैटरेक्ट हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया, लेथार्जी, लीवर डैमेज, हाइपर बिलीरुबिनेमिया, मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है। ये आखिरी पाथवे है एक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस पाथवे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे इज द मेजर पाथवे फॉर NADPH प्रोडक्शन। और NADPH के प्रोडक्शन का ये मेजर पाथवे है जिसमें NADPH प्रोड्यूस होता है, जो कि मोस्टली रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट का एंजाइम जो होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं, उनका ये कोफैक्टर होता है। इसीलिए दिस अगर इसकी डेफिशिएंसी है ना, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट काज ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया। ये आपने करना नहीं है, लेकिन ये आप देखें, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी हो गई है तो NADPH इससे जो प्रोड्यूस होता है, ये फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज होता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में चेंज होता है। इसके अलावा ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो NADH बनता है, ये NADH ऑक्सीडेज जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर होता है, उसका कोफैक्टर है, जो कि H2O2 फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, और ये फ्री रेडिकल बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा ये हेमोलिटिक एनीमिया का काज बनता है। ये जो अगर आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या होगा, ये जो NADPH है, ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का कोफैक्टर है, और ये रिड्यूस फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को लेके आता है। अगर ये ना हो तो फ्री रेडिकल अक्यूमुलेट करेंगे और वो फिर रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसकी वजह से डेथ हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट।